हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 10th का क्लास 10th का विज्ञान साइंस का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालों को आज हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके होने वाले जो एग्जाम है SA1 या फिर SA2, जो भी होने वाले एग्जाम है, आपको यहाँ से एग्जाम में सवाल देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये जो सवाल है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो प्रबल संभावना है कि आप लोग का इस एग्जाम में भी यहां से आप लोग के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और हाँ, विज्ञान के आज हम 30 महत्वपूर्ण सवाल को करेंगे, जो कि काफी फेमस सवाल है, काफी वायरल सवाल है, और आज हम सेट 1 को देखने वाले हैं। आइए सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल को देखते हैं, जो कि कई बार एग्जाम में आपका देखा गया है। देखिए, जो पहला सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल, अवतल, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हम बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनाने जाते हैं, तो उसके आगे एक मिरर लगा होता है। क्या लगा होता है? एक आईना लगा होता है। तो वो कौन सा दर्पण होता है, उसमें कौन सा मिरर लगा होता है बाबू? तो वो लगा होता है अवतल दर्पण। याद रखेंगे कि जो सेविंग मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है? ठीक है, तो गोलीय दर्पण जो होता है इस तरीके से, इसके बीच में एक मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। बीच में ध्रुव होता है। यहां पे आपका होता है C, ठीक है, वक्रता केंद्र, और यहां पे होता है F। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, यानी कि R कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? R कहते हैं। और यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की संबंध क्या है? तो अगर हम दोनों के बीच का संबंध देखें, तो जो फोकस दूरी होता है, जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। बीच बिचुआम होता है। क्या होता है? बीच बिचुआम होता है, यानी कि आधा होता है। तो R/2 हो जाएगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी। ठीक है, तो देख लीजिए कहां पर है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए, हाँ, इसमें थोड़ा क्वेश्चन भी पलट सकता है। ठीक है, ऐसे भी अगर आप लोग का ऑप्शन में रहा कि F/R/2 था ना जी। ठीक है, तो अगर R यहीं पे रह गया, 2 इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा? 2F/R, यानी कि R/2F भी हमारा आंसर हो सकता है। तो अगर इस तरीके से आगे पीछे करके दे ऑप्शन, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप हो मिशन 2 वाले सर के स्टूडेंट। ठीक है, तो कभी फंसना मत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, तीसरा नंबर पे। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? तो जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो उसमें कौन सा भौतिक राशि जो होता है वो चेंज नहीं होता है। आवृत्ति, वेग, तरंग दैर्घ्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन में ये जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, ये आपका अपवर्तित रहता है, ये चेंज नहीं होता है। और एक चीज और याद रखेंगे आप कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं, चाहे प्रवर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे। प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम और प्रकाश के प्रवर्तन का भी 2 नियम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? ठीक है, तो अवतल दर्पण जो होता है, इसमें कोई भी किरण आती है तो यहां से प्रवर्तित होकर, ठीक है, यहां से जो प्रवर्तित होकर जो होती है, तो ये फोकस से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? फोकस से होकर। तो यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा। तो कोई भी दर्पण है, अगर हम उसके वस्तु का बराबर आकार में पाना चाहेंगे या फिर सीधा प्रतिबिंब पाना चाहेंगे, तो वो कौन सा दर्पण होगा? तो वो समतल दर्पण होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगर समतल दर्पण रहेगा तो उसमें क्या होता है कि अगर वस्तु को जहां पे भी रखोगे तो वो बराबर आकार में बनेगा और सीधा बनेगा उसका फिगर। आगे देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? देखो, काफी लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया। अभी हम जस्ट आप लोगों को बताए थे कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। परिवर्तन पूछे चाहे अपवर्तन पूछे, उसके 2 ही नियम है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या आपका दे रखा है। देखिए, जो आप लोग को ऊपर में फॉर्मूला बताए थे ना, वही फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या दे रखा है, यानी कि R आपका दिया हुआ है 50। आपको फोकस दूरी निकालना है। F बराबर, अभी आपको हम फॉर्मूला क्या बताए थे कि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस। तो वक्रता त्रिज्या R/2 है ना। R कितना दिया? 50 और बटा 2। तो 50 को 2 से डिवाइड करो बाबू, तो कितना बचता हो? तो 25 बचता हो। तो 25 इसका आंसर होता हो।
25 एकड़ आंसर होता तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, है ना। 8वां नंबर पे देखेंगे कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। ठीक है, फोकस यहाँ पे आपका 1 मीटर दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है, और उसका जो उत्तल लेंस की क्षमता पूछ रहा है यानी पी पूछ रहा है बाबू, तो पी का फॉर्मूला जो होता है वो 1/f होता है। ठीक है, तो देखो p बराबर 1/f है ना। f का मान के जगह हम कितना लिखोगे, तो f कितना दिया हुआ 1 मीटर, तो 1 लिख देंगे। अब 1 से 1 को डिवाइड कर देगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। बिल्कुल बचेगा कि नहीं, तो 1 डाईऑप्टर इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 डाईऑप्टर। अब यहाँ पे क्या पूछा है, देखो 1 डाईऑप्टर तो दो तीन जगह ऑप्शन है ना, एक यहाँ पे भी यहाँ पर भी है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना प्लस में जो होगा वही, क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस का बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तल लेंस जब भी बात करेगा तो उसमें पॉजिटिव आंसर आएगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, और अवतल लेंस का बात करेगा तो उसमें नेगेटिव होगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पर इसका बी नंबर। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। देखो उत्तल लेंस का पूछा है, तो उत्तल लेंस का भी हम जस्ट बताया आपको पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अवतल पूछता तो नेगेटिव, है ना, तो बी वाला हो जाता। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है ना, तो निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो कांच में जो होता है ना, प्रकाश का वेग जो होता है, प्रकाश का वेलोसिटी होता है वो आपका, लाइट का वेलोसिटी जो सबसे कम होता है वो आपका कहाँ होता है, कांच में होता है। नेक्स्ट देखेंगे 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। देखो यहाँ पे क्षमता दे रखा है यानी कि पी दे रखा है बाबू, पी दे रखा है 4 डाईऑप्टर। कितना दिया है, 4 डाईऑप्टर। अब अवतल लेंस की फोकस दूरी बोल रहा है, मतलब एफ निकालने के लिए कह रहा है, तो एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो 1/p होता है। तो 1 लगा देंगे और p के मान की जगह में हम कितना डाल देंगे, 4 डाल देंगे। ठीक है, कितना डाल देंगे, 4 डाल देंगे। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, बोलेंगे सर कोई भी ऑप्शन में 0.25 नहीं, अरे बाबू होगा कहाँ से, ऑप्शन तो सेंटीमीटर में दिया है और आपका आंसर तो मीटर में आया है। ठीक है, जब भी डायोप्टर रहेगा ना तो उसका आंसर मीटर में आएगा। अब इसको सेंटीमीटर में जब चेंज करोगे तो 100 से इसको गुना करना पड़ेगा, तो 100 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 इसका आंसर हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता कितनी होगी। ठीक है, आपको हम कितना बार ऐसे ऐसे सवाल करवा दिए हैं एप्लीकेशन पे। ठीक है, एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाओ, वहाँ पे लाइव क्लास डेली 7 बजे होती है ना। और भी चीज़ बता देते हैं, लाइव क्लास वहाँ पे आपका 7 बजे होता है, 7 बजे, है ना, जिसमें मैथ और साइंस को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है, लाइव क्लास, अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पाते तो रिकॉर्ड क्लासेस भी वहाँ पे आपको मिल जाता है, पीडीएफ साथ में, नोट्स आपका, वीकली टेस्ट भी आपका, सारा चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमारा एप्लीकेशन से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएँ। हमारा एप्लीकेशन का नाम है, ऐप का नाम है मिशन टू वाले सर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो डाउनलोड भी कर लिए हैं और बहुत सारे बच्चे लाइव क्लासेस कर रहे हैं, तो मिशन टू वाले सर को आप अभी डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से आपको क्लासेस मिल जाएंगी, है ना। चलिए, और बाकी अगर कोई भी दिक्कत है तो हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर से भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, या फिर चैट का ऑप्शन है, चैट में बात कर सकते हैं कि अगर आपको कोर्स खरीदनी है, कोर्स लेनी है, पढ़नी है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है बचा बाबू। ठीक है, अगर अभी आप नहीं करोगे ना तो फिर दिक्कत है, अभी अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अभी से मेहनत स्टार्ट कर दो। चलिए, क्या है, 12 नंबर बनाए थे हम लोग, नहीं 12 नंबर नहीं बनाए थे। किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर, यानी कि एफ दे रखा है बाबू, कितना, एफ जो है वो दे रखा है 50 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसको पहले मीटर में चेंज कर दो, जब भी क्षमता निकालोगे ना, जब भी इसका पावर निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में कैसे चेंज होगा, इधर कर देते हैं साइड में, एफ बराबर 50 दिया हुआ, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50/100, है ना, तो 0 0 कट जाएगा तो 0.5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.5। अब यहाँ पे हम लेंस की क्षमता निकालते हैं, तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, कलर चेंज कर लेते हैं, P बाय फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, तो P 1/f, F का मान कितना दिया हुआ है, 0.5, 0.5 डाल देंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 2 आंसर हो गया। ठीक है, तो 2 डाईऑप्टर इसका आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे सर ऑप्शन तो यहाँ सी और डी दोनों में डी है, देखो यहाँ पर भी यहाँ पर भी है, 2 डी है, लेकिन माइनस में होगा प्लस में होगा, तो देखो कि उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, तो बोलेंगे सर उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो ऐसे समझना है बाबू, ऐसे ना समझ भी तो दिक्कत हो, समझ ली, ऐसे समझे पड़ेगा।
रटन विधि वाला काम नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि हम आपके साथ हैं मिशन टू वाले सर, आपको हम रटवाते नहीं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो समझनी पड़ेगी, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। इस देखो मेन है कि समझाने का इसलिए समझाते हैं हम, ताकि आपका अगर नंबर अगर यहाँ चेंज कर दे तो आप बना सको। रट करके जाओगे, ऑप्शन मिलेगा नहीं, कुछ भी टिक करके आ जाओगे। लेकिन आप समझाने का यही मकसद होता है कि आपका अगर नंबरिंग चेंज हो जाए तो आप आंसर कर पाओ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। तो प्रकाश का जो वेग अभी हम लोग न्यूनतम कांच में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होता है, सर्वाधिक किस में होता है लाइट ऑफ वेलोसिटी, तो ये होता है निर्वात में होता है। किस में होता है, निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई माध्यम में नहीं, है ना। देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। दिए गए प्रक्रम में ऊष्माक्षेपी है, तो ऊष्माक्षेपी इसमें कौन है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, संवहन, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ये जैव प्रक्रम का चारों है ना, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, संवहन, लेकिन इसमें ऊष्माक्षेपी कौन है, जिसमें ऊष्मा भी मुक्त होता है, तो श्वसन। श्वसन जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आप लोग का एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, आप लोग का जब हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे लाइव क्लास में, तो उसमें आप लोग को हम एक क्वेश्चन भी बोले थे कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों, कारण बताएं, इस टाइप से क्वेश्चन भी था। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। काफ़ी लॉलीपॉप सवाल है, इसको कहते हैं ना लॉलीपॉप, बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल है। क्या सवाल है, ध्यान देंगे। आंसर तो पहले करके बैठ गए होंगे हमको लग रहा है, लेकिन चलिए देखते हैं एक बार। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो जो कुरकुरे खाते हो आप, चिप्स खाते हो, लेज खाते हो, उसमें गैस भरा होता है भैया। तो कौन सा गैस भरा होता है, तो वो जो भरा होता है वो नाइट्रोजन गैस भरा होता है। कई बार बता चुके आप लोग को, है ना, नाइट्रोजन गैस भरा हो जाता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर, ठगने के लिए कुछ हवा भर देते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ना, उस चिप्स को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता से बचने के लिए, खराब होने से बचने के लिए नाइट्रोजन गैस को प्रभावित किया जाता है। आगे देखते हैं, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विस्थापन। तो आपको हम कई बार बता चुके हैं कि जंग लगना जो है ना, ये संयोजन अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। आगे देखते हैं, दिए गए अभिक्रिया में किस प्रकार का उपचयन हो रहा है। तो किस प्रकार का उपचयन, किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। अब पहले एकदम गौर से, एकदम ध्यान से आपको क्या करना है, समीकरण को देखना है। समीकरण में दिया हुआ है जिंक ऑक्साइड और कार्बन को हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, बिल्कुल करवा रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि जिंक बन रहा है और CO बन रहा है, CO बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो किसका उपचयन हो रहा है, तो उपचयन का मतलब कि ऑक्सीजन की वृद्धि होना, और अपचयन का मतलब, अपचयन ये भी समझ लो, क्योंकि दोनों समझेंगे तो अच्छा होगा। तो अपचयन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी होना। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है उपचयन, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि किस में हो रही है। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये तो नहीं होगा। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना, C से CO बन रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन की यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि किस में हो रही है, तो बोलेंगे सर गुरुजी कार्बन में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा कि किस पदार्थ में उपचयन हो रहा है, तो कार्बन में उपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। आगे बढ़ते हैं, दिए गए कौन सी रासायनिक समीकरण संतुलित है, ठीक है। देखिए संतुलित यहाँ पे देखना है, संतुलित का मतलब क्या हुआ कि तीर का दायां साइड और तीर का बायां साइड, दोनों साइड की परमाणु संख्या जो होती है वो बराबर होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है ना, ऑक्सीजन यहाँ पर दो दो चार है, यहाँ पे भी दो दो चार है यहाँ पर, ठीक है। फिर कार्बन यहाँ पे 3, कार्बन 3, और सब तो बराबर हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ 4 गो, ये तो कट गया। एल्युमिनियम 4 गो, यहाँ पे 2 गो, ये भी कट गया। कॉपर 2 गो, यहाँ पे कॉपर 1 गो, कट गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो देखिए Pb जो है कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया हो रही है, और जब दोनों अभिक्रिया करवाए हम तो Pb क्लोराइड बन गया, और कॉपर को क्या कर रहा है, भगा दे रहा है भैया, विस्थापित कर दे रहा है। तो जिसमें विस्थापित होता है उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए Pb जो है ना बहुत ताकतवर था, और कॉपर क्लोराइड जो था, कॉपर जो था कम ताकतवर था। तो दोनों को जब भिड़ा दिए तो Pb क्लोराइड बन गया, और कॉपर को बोला भाग, तू क्या बोला, भाग, निकल ले धीरे से, ठीक है। तो ये कॉपर को क्या कर रहा है भैया, तो विस्थापित कर रहा है। तो विस्थापन अभिक्रिया इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख बाबू क्या लिखल है, लिखल है कि दिए गए पदार्थ में कौन सा गंधीय सूचक की व्यवहार करता है। देखिए हल्दी तो आपका एक सूचक है, ठीक है, लिटमस भी है, चाइना रोज भी है, लेकिन प्याज जो है ना ये गंधीय सूचक है। गंधीय पूछा है यहाँ पर, देखो सूचक नहीं पूछा है, गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक में आपका प्याज हो जाएगा। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। देखो हड्डियों को जोड़ने के लिए, देखो किसी का भी हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसमें प्लास्टर करता है, प्लास्टर करता है।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही से प्लास्टर करता है वो। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है ये चीज़ आपको बताना है। तो किस लवण का प्रयोग करता है, तो यहाँ पे अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नहीं, ये तो विरंजक चूर्ण का है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं है और कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। हाँ, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ये आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। और प्लास्टर है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखेंगे, जितने भी है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, धोने का सोडा, खाने का सोडा, विरंजक चूर्ण, सबका सूत्र को अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से सवाल आपके एक दो बनते ही बनते हैं। देखो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, अगला सवाल यही पूछ दिया। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र अगर हम देखें तो अभी जस्ट बताया था ना जी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इस चित्र में कौन से विक्रिया हो रही है, इस चित्र में कौन से विक्रिया हो रही है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विस्थापन। अरे भैया यहाँ पे थोड़ा कटा हुआ लग रहा है देखने से, इधर किसको किस साथ अभिक्रिया कर रहा है ये नहीं पता, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर होगा ना, ये आपका आप लोग कमेंट करके बता दो, ठीक है। शायद हो सकता है आपके बुक में पूरा लिखा गया होगा तो उसको देख करके और आप लोग बताओ कि ये कौन से विक्रिया। 27 नंबर का हम आंसर पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में जहाँ तक कि हमको याद है ना कि इसमें वियोजन अभिक्रिया ही होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बनाया था। इसमें किस किस किसके साथ अभिक्रिया हो रही है ये मुझको अभी शायद उसमें तो छुपा हुआ दिख नहीं रहा है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, काफ़ी फेमस सवाल है, ठीक है, कि टमाटर में जो है ना, टोमेटो में जो है वो कौन सा एसिड पाया जाता है। यहाँ देखिए, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो याद रखना ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल में कौन सा, तो लैक्टिक में दही, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में। तो ये सब याद रखना है। आगे देखते हैं, तनुकृत प्रक्रिया में क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ना, सांद्रता की कमी होती है। किसका किसका होता है, तो H+ का और OH- का सांद्रता में कमी होती है तनुकृत में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, ठीक है। तो प्रकाशीय वियोजन, देखो वियोजन अभिक्रिया तो सब दिख रहा है कि एकल अभिकारक मिल करके दो छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, सब में हो रहा है ना। नहीं, एक तो संयोजन हो गया, देखो ये कट गया पहले ऑप्शन। लेकिन प्रकाशीय अगर हम देखें तो इसमें एजी, हाँ हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर और ब्रोमाइड अलग अलग हो जा रहा है, तो ये क्या है, प्रकाशीय वियोजन है। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, देखो जब हम पढ़ाए थे आप लोग का लाइव क्लासेस में अमीबा में पोषण, तो उसमें हम बताए थे आप लोग को कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। सबसे पहले अमीबा कहते हैं कि इसको, देखो अमीबा इस तरीके से, ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसमें बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, और ये अपना भोजन जो है ना अपने कूटपाद से करता है। किससे करता है, कूटपाद से करता है। यू के आकार के बना लेता है और वहां से अपना भोजन खाद्य रिक्तका में कर लेता है, और उसके बाद वो अंदर कर लेता है। जो पच गया वो अंदर, और जो बाहर नहीं हुआ तो बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग का अमीबा में पोषण होता है, याद रखेंगे। पाचन प्रक्रिया में वसा इम्लिसीकरण कौन करता है, तो पाचन प्रक्रिया में वसा का जो इम्लिसीकरण करता है ना डियर, इसमें कौन करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिन, अच्छा पित्त, हाँ बिल्कुल, पित्त जो है ये पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लिसीकरण करता है। निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है, तो अमरबेल नहीं, ये तो विषमपोषी भैया, कवक भी विषमपोषी, अमीबा भी विषमपोषी। लेकिन हाँ, आम, जितने भी पेड़ पौधे डियर ये स्वपोषी पोषण है। क्यों, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। प्रकाश की क्या था जी, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं, और जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी पोषण के उदाहरण होते हैं। आगे देखते हैं, मानव हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं। अब देखो ये सवाल जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दो, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। आपको हम लाइव क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। दायां निलय, बायां निलय, कितना ठो होता है, जल्दी से बताओ, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन को हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, और होमवर्क के तौर पे आप लोग को इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है। हाँ, और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और बेल आइकन बटन को भी जरूर दबा लेंगे। ये आपका सेट 1 था, इसी तरीके से और भी सेट आएंगे, ठीक है। तो चैनल पे बने रहेंगे, और इसी तरीके का आप लोग को रिवीजन करवाया जाएगा, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कंप्लीट करवाया जाएगा अगर आप 2025 की भी तैयारी करते हैं। और हाँ, 2025 की तैयारी के लिए अगर हमारे एप्लीकेशन में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। वहाँ से आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से मैथ, साइंस, सोशल साइंस बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया जाता है, एक मिनिमम फी में,
एक मिनिमम फी में आप लोग को वहाँ पे सभी चीज़ें मिलेगी। काफ़ी बच्चे लाइव क्लास पढ़ रहे हैं, हज़ारों संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो कि हम भी लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं सर, हम भी आपके साथ पढ़ना चाहते हैं, आपका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आता है, तो जुड़ जाओ डियर। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलिए। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, चाहे महिला मित्र चाहे पुरुष मित्र, सब एक शेयर कर दियो बाबू। चल मिले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।